वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने वज़ीर आज़म को ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से तफ़सीली तौर पर आगाह किया। ईरान ने मुज़ाकराती अमूर पर ख़दशात से मुतालिक पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐसा कहना था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। ज़राए का ऐसा बताना है कि दोनों ममालिक का अमन, इस्तेहकाम और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख़याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने वज़ीर आज़म को ईरानी क़यादत के मौक़िफ़ से तफ़सीली तौर पर आगाह किया। ईरान ने मुज़ाकराती अमूर पर ख़दशात से मुतालिक पाकिस्तानी क़यादत को एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों के फ़रोग़ पर जोर। ज़राए का ऐसा बताना है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक हुआ। ख़ित्ते में कशीदगी कम करने, मुज़ाकरात के तसलसल की अहमियत पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करता रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की सिफारती काविशों को सराहा। ज़राए का ऐसा बताना है कि दोनों ममालिक ने अमन, इस्तेहकाम और बातचीत के ज़रिए मसाइल के हल पर इत्तेफाक किया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अहम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां समा के नुमाइंदे टीका खान सानी दीगर रिपोर्टर्स के साथ मौजूद हैं। टीका, बताइए। वेलकम टू इस्लामाबाद। इस वक्त रिपोर्टर्स कॉर्नर के साथ मेरे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट समा के मौजूद हैं, उस्मान खान और शकील अहमद, जो कि एक तो फाइनेंस की और पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से भी बड़ी इनकी नज़र है, और साथ साथ उस्मान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को कवर करते हैं। इसके साथ साथ दफ्तर ख़ारजा और तमाम हुकूमती अमूर को देखते हैं। इनसे बात करते हैं। शहर इक़्तिदार पे पूरी दुनिया की नज़रें हैं और इस्लामाबाद की जो नज़रें हैं वो इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन पे हैं, और यकीनन अच्छी खबरों की उम्मीद है। आज जो डेलीगेशन यहाँ पहुँचा है, भरपूर तरीके से मुलाकातें तो हो रही हैं, लेकिन ये बायलैटरल मुलाकातें हैं। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि यही डेलीगेशन इस दौरे के दौरान मुलाकात करेगा या फिर नेक्स्ट जो विज़िट है उसमें ये मुलाकात होगी। लेकिन ये भी इतलात है कि अमरीकी जो डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँच रहा है। इस वक्त जो डेलीगेशन ईरान का यहाँ मौजूद है, उनकी मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, अलग अलग भी और इसके साथ साथ वफूद की सूरत में भी। उस्मान खान, जो हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, आप क्या देखते हैं? इससे कोई नतीजा खेज़ चीज़ें निकलेंगी और कोई मुज़ाकरात की तरफ चीज़ें बढ़ेंगी? बहुत शुक्रिया टीका साहब। इस वक्त जो आलमी सिफारतकारी की जो उम्दा मिसाल है, वो पूरी दुनिया की नज़रें इसीलिए इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई हैं और दोबारा से एक्टिविटीज़ जो है वो शुरू हो गई हैं। कल शाम के बाद से हमने देखा कि जब अब्बास अराग़ची अपने वक्त के हमरा इस्लामाबाद पहुँचे थे, तो उसी वक्त से उनकी मुलाकातें जो हैं हो रही थी। और अब आखिरी मुलाकात जो इस वक्त भी जारी है, जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म हाउस में अब्बास अराग़ची और उनका डेलीगेशन मौजूद है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद हैं, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उस मुलाकात में शरीक हैं। तो ये मुलाकातें जो हैं यकीनी तौर पर एक आउटकम इसका ज़रूर निकलेगा। उसकी वजह यह है कि आपने देखा इस्लामाबाद में पहला दौर हुआ मुज़ाकरात का, और वो बराह रास्त दौर था जिसमें पाकिस्तान ने दोनों फ़रीक़ैन को मेज़ के ऊपर बिठा दिया था। अब दोबारा से एक और एफ़र्ट हुई है, और फिर चूँकि अमेरिकन और पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है और उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक कि इसका आउटकम कोई नहीं निकलता। तो जो आपका सवाल था, तो यकीनी तौर पर जो ईरान के खदशात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या जो अमेरिका के आगे डिमांड रखी जानी है, वो तमाम की तमाम पहले पाकिस्तान के सामने रखना और उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए ईरान का जो डेलीगेशन यहाँ पर आया और वो पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातें कर रहा है। जो अमेरिकी क़यादत के साथ मुज़ाकराती अमल में उनको जो खदशात नज़र आ रहे हैं, या जो अमेरिका से मुज़ाकरात में उनको जो मुतालबात होंगे, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फ़ील्ड मार्शल के सामने रख दिए गए हैं। अब किस तरह से अमेरिका के साथ डील करना है, ये ज़ाहिर है पाकिस्तान की क़यादत, जो कि इस वक्त मसालिहत कार के तौर पर
सामने आई है, ये अब वो डील करेंगे, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मॉस्को भी जाना है, उसके बाद मस्कत भी जाना है। तो ये जो दूसरा दौर है, ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वसी तर मुशावरत में चूँकि ये मरहला दाखिल हो गया, तो ये प्रोलॉन्ग भी हो सकता है। आज सुबह के बारे में ये बताया गया था कि जो अमेरिकी डेलीगेशन है वो भी स्टैंड बाई पे है और पाकिस्तान के लिए रवाना किया जा सकता है। तो अभी अगर हम टाइम देखें तो मेरा ख्याल है उनका वहाँ पे ऑफिस टाइम अब शुरू होने वाला है। ट्रम्प साहब जब अपने दफ्तर आएंगे, यकीनी तौर पर कोई ना कोई स्टेटमेंट उनकी आएगी, उसके बाद नतीजा खस किया जाएगा। लेकिन उस्मान, एक तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प जो है वो भी स्टैंड बाय हैं, उनके वजीर खारजा भी, और फिर जेडी वेंस भी स्टैंड बाय हैं, लेकिन 2 रुकनी डेलीगेशन यहाँ पहुँच रहा है और ये ऐलान हुआ है कि वो यहाँ रवाना हो जाएंगे। इस सूरत में क्या समझते हैं कि ये मुलाकात आइंदा हफ्ते के आगाज़ में होने जा रही है या कोई पेशरफ्त होगी? देखिए, पेशरफ्त तो होनी है, लेकिन टाइम फ्रेम क्या होगा वो हम पिछले 1-1.5 हफ्ते से सदर ट्रम्प भी और उनकी और इंतज़ामिया जो वो भी बताती जा रही है कि कैसे कैसे अमरीकी अहदेदार जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे, लेकिन अभी तक वो नहीं वहाँ से रवाना हुए। तो जब वहाँ रवाना होंगे तो हमें उस वक्त सीरियसनेस नज़र आएगी कि मुज़ाकरात का दूसरा मरला जो है वो अमेरिका उसके ऊपर बातचीत करना चाह रहा है और वो बड़ी अहम बात आपने की। ये इस डेलीगेशन में ईरानी वजारत खारजा के हुकाम जो हैं वो उनके वज़ीर खारजा हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके तर्जमान हैं, इसके साथ साथ यहाँ पाकिस्तान में जो सफ़ीर हैं वो भी मौजूद हैं। और दफ्तर खारजा ने एक बयान जारी किया है, उस पर कहा गया है कि कोई भी स्पेकुलेशन ना की जाए और ऐसे तबसरे ना दिए जाएं, जो दफ्तर खारजा से ख़बर जारी हो सिर्फ उसी को एंटरटेन किया जाए, कोई अपने सोर्सेज से ऐसी खबर या बैरूनी सोर्सेज से ऐसी खबर ना दी जाए। शकील साहब, ये तो हो गई वजारत खारजा की खबरें और यकीनन इससे जुड़े मामला पीस होके रहेगा, पाकिस्तान डायलॉग करवा के रहेगा, ये भी तयशुदा बात है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो बढ़ी हैं, अचानक से फिर से इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ा दी, कोई बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो मुज़ाकरात हैं वो अभी कोई कंक्लूजन फेज़ की तरफ नहीं जा रहे। जो अभी जो टॉक शुरू हुई हैं बेसिकली ये बायलैटरल हैं और ईरानियन गवर्नमेंट की, उनके ऑफिशियल्स की बड़ी स्टेटेड पोजीशन है। आप भी देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम फ़िलहाल बायलैटरल मीटिंग्स कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो उनका कोई इरादा नहीं है कि अमेरिकन के साथ डायरेक्ट वो बातचीत या टॉक्स करेंगे। तो जो स्केजुअल अनाउंस हुआ है ईरानियन डेलीगेशन का, उन्होंने मॉस्को जाना है, ओमान जाना है, तो हो सकता है कि अमेरिकन डेलीगेशन के यहाँ पहुँचने से पहले ईरानियन डेलीगेशन जो है वो यहाँ से मॉस्को के लिए रवाना हो चुका होगा। क्योंकि जैसे उस्मान बता रहे थे कि टाइम जोन का डिफरेंस है, अमेरिका में 9 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ अभी 5 से ऊपर का टाइम हो गया। तो इसी तरह अब लेकिन जो जितना ये प्रोलॉन्ग होगा ना उतना ही ज़्यादा पूरी दुनिया के लिए मसाइल क्रिएट अच्छा, क्या समझते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी क्यों हैं? बड़ी इसलिए है कि चूँकि एक सेटलमेंट नहीं हो रही, गैर यकीनी की सूरत हाल है, हुकूमत पाकिस्तान भी एग्जॉस्ट हो गई है। वफाक और सूबों ने मिलकर कोई 400 अरब रुपये का बंदोबस्त किया था आवाम को रिलीफ देने के लिए, टारगेटेड सब्सिडी के लिए। लेकिन चूंकि अब 1 महीने से ज़्यादा अरसा गुजर चुके हैं तो अब हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो कह रहे थे ना, बायलैटरल जो हमारे जो पार्टनर्स हैं ये उनकी तरफ से दबाव है और आलमी कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए तो वो सीधा IMF है, उन्होंने नाम नहीं लिया। IMF ने कहा कि आप लोगों को डायरेक्ट पास ऑन करें। लेकिन एक इंतहाई अहम रिपोर्ट भी आई है UNDP की, टिका सानी साहब के, वो कह रहे हैं कि जितना प्रोलॉन्ग होगा ना ये वॉर, कोई 3 करोड़ 25 लाख लोग पॉवर्टी के अंदर जा रहे हैं और अक्रॉस द रीजन, स्पेशली मिडल ईस्ट, और इनको सिर्फ कैश ग्रांट देने के लिए $6 बिलियन दरकार होंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि $1 अरब से ज़्यादा की बंदोबस्त पाकिस्तान में फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया, लेकिन पूरी दुनिया में $6 बिलियन चाहिए होगा, स्पेशली और मिडल ईस्ट रीजन के अंदर। और 3 फ्रंट के ऊपर ये शॉक है। सबसे पहले एनर्जी की प्राइसेस, अफोर्डेबिलिटी, दस्तियाबी, फिर फूड प्राइसेस बढ़ गई हैं, और नंबर 3 GDP ग्रोथ, माशी तरक्की तमाम मुल्कों की मुतासर हो रही है। तो जितना ये जल्दी चीज़ें जो है वो कंक्लूड होंगी उतना ही पाकिस्तान के अंदर भी और बाकी रीजन में भी लोगों को रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि जितना प्रोलॉन्ग होगा ये पेट्रोलियम प्राइसेस मजीद बढ़ने का खदशा है। रात को आप बड़ी अच्छी तैयारियां बता रहे थे इस्लामाबाद में सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो उस्मान खान आप ज़रा बताइएगा जल्दी से, टाइम बड़ा मुख्तसर है, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है इस्लामाबाद में इस वक्त? मामलात ज़िंदगी चल रहे हैं, कहाँ कहाँ रास्ते बंद हैं? देखिए, जो तैयारियां थी इस्लामाबाद को बंद करने की या मेहमानों की आमद के मौके के ऊपर, जो इंतज़ामात हैं वो बहुत शानदार हैं, और उस थोड़ी बहुत लोगों को मुश्किल है। अब जैसे हम जहाँ पर खड़े हुए हैं, ब्लू एरिया इस वक्त यहाँ पर बंद है, दिहाड़ीदारों को मुश्किल हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा, कोई अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। उसकी वजह ये है कि अगर तो किसी जमात का एहतजाज होता तो यकीनी तौर पर सिचुएशन कुछ और होती। इस वक्त पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला है, तो इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं लोग भी। ये बड़ी खुशी की बात है कि तमाम लोग जो है इस इंतज़ार में कि ये मामला जल्दी से वाइंड अप हो जाए। लेकिन चूँकि सिफारतकारी
ये T20 मैच नहीं है कि चौके छिक्के लगाए और आपने अपनी इनिंग्स की पूरे चले गए। ये तो टेस्ट मैच है, आपको टुक टुक खेलना पड़ेगा उस वक्त तक जब तक कि इत्तेफाक राय नहीं आप करवा लेते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त पाकिस्तान की है, क्योंकि आप उनको बिठा रहे हैं, आपने सालिस के तौर पे आप अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो सबसे भारी जिम्मेदारी सुलह सफाई करवाने वाले के ऊपर आती है, सालिस के ऊपर आती है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो बड़ा सोच समझ के कदम उठा रहा है, दोनों फरीकैन के साथ बातचीत करके उनके मुद्दे सुन के एक दूसरे को टेबल टॉक के ज़रिए ये मामला किसी तरफ पहुँचेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ आ जाता है और जिस तरह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ की तारीफ़ें की जा रही हैं, अभी भी की जा रही हैं, और अभी भी यही कहते हैं कि इस्लामाबाद ने बहुत अच्छा होस्ट किया और बहुत अच्छी मेज़बानी की है इस सारे मामले की। बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे और ये कहना है सदर ट्रंप का, और बाइख्तियार लोग यहाँ पहुँचे हैं बाइख्तियार लोगों के पास ही। और यकीनन इस्लामाबाद टॉक्स के हवाले से हुकूमत का जेस्चर तो आपने देख लिया, जो मेज़बानी की मिसाल हुकूमत पाकिस्तान कायम कर रही है। इस्लामाबाद के शहरियों की का जो किरदार है वो भी बेमिसाल इसमें है। इस्लामाबाद अगर बंद हो तो भी सब्र आज़मा वक्त में हुकूमत के साथ खड़ी है, और हर कोई चाहता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों। पूरी दुनिया का अमन इस वक्त पाकिस्तान की कोशिशों के साथ जुड़ा हुआ है, और अल्लाह करे ये टॉक्स जो है वो कामयाब है और अगला हफ्ता सबके लिए अच्छा हो। इस्लामाबाद से इजाज़त दीजिएगा, बैक टू स्टूडियो। अधूरा था, कहीं अंडरपास का काम अधूरा था, तो ये मामला है क्या, इस पर बात करते हैं। काजी हसन और मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, सबसे पहले आप बताएं ये क्या है, ये जो रेड लाइन है, BRT रेड लाइन, इसको तो शहर की लाइफ लाइन कहा जा रहा था ना, ये क्यों बार बार ताखिर का शिकार हो जाती है? किरण, तरक्की हो रही है शहर में। हाँ, आपने इंट्रो में जो बोला, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने ये भी बोला कि वो खत्म हो गई। यही ख्वाब दिखाया जाता है कि ये तरक्की हो रही है। बुनियादी तौर पे ये BRT रेड लाइन की जो कहानी है ना 2022 में शुरू हुई थी, और ये पहला BRT मंसूबा था जो सिंध हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया था, और टारगेट था 2 साल में मुकम्मल करने का 2024 में। लेकिन बदकिस्मती जो शुरू हुई वो सबके सामने है। यूनिवर्सिटी रोड हो, मौसमियात हो या मरीर के इलाके हो, 2 साल से अब ज़्यादा का अरसा हो गया, 2026 में हम खड़े में हैं। ये मुकम्मल होना तो दरकिनार, अब इसकी लागत दुगने से भी ज़्यादा हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि जिसका ड्यूरेशन था वो 4 साल पर हो गया है। ताज़ा तरीन इसमें खबर यह है किरण, जो कराची वालों को बहुत मायूसी या बहुत मुश्किल में डाले हुए हैं, वो आदी हैं कि 2 दिन में, हाँ आदी तो हो चुके हैं बहुत सारी खबरों को लेके, 2 दिन पहले ही ठेकेदार जो लॉट 2 वो हिस्सा है जो मौसमियात से नुमाइश तक इसका हिस्से पे काम हो रहा था, सिंध हुकूमत ने बिलाखिर ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक की जो इसमें मेन डोनर है उनकी शिकायत पे कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उनके मुताबिक बहुत स्लो काम कर रहा था। बार बार उसको कहा गया, काम का पेस नहीं बढ़ाया गया। शहरियों को, लाखों यौमिया शहरियों को जो गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और जो मुख्तलिफ करीबी इलाकों में रहते हैं उनको शदीद परेशानी का सामना है। तो बिलाखिर अब आप देखिए 4 साल बाद लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख कर दिया गया। अब अहम तरीन सवाल ये कि नया कॉन्ट्रैक्ट कब मिलेगा। तो इंतज़ामिया से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है, कोशिश कर रहे हैं कि 48 से 72 घंटों में, और जो सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट है शर्जील इनाम मेमन के भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हो जाएगी, लेकिन लगता नहीं है। और लगता यही है कि कराची के जो शहरियों की मुश्किलात हैं वो अभी ख़त्म नहीं हो रही। मैं इंटरप्ट करूंगा मोनिस को कि इन्होंने मुश्किल तो बताई है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम एडवांटेज कर रहे हैं हुकूमत को, इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है वो भी अपना मौक़िफ़ रखते हैं, और उनका मौक़िफ़ ये बार बार आता है कि हमें सबसे ज़्यादा इशू जो सिविक सर्विसेज हैं, ख़ास तौर पे गैस लाइन, पानी की, बिजली की, वो फेडरल सूबाई डोमेन में नहीं आते। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि जी हमें इनकी वजह से मुश्किलात हैं, ये तमाम इनकी वजह से ताख़ीर हो रही, और फिर वो जो डॉलर के रेट्स ऊपर नीचे, वो ऊपर नीचे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर उनके जो मैं ये समझता हूँ थोड़ा सा काजी साहब की बात से मैं कोई इख्तिलाफ नहीं कर रहा। ये मसाइल तो रहे हैं कि आपकी जो कॉस्ट बढ़ी है वो डॉलर की जो फ्लक्चुएशन थी उससे बढ़ी है। यूटिलिटीज़ के मसाइल थे, जो कि यूटिलिटीज़ ज़ेरे ज़मीन है, पानी की लाइन, गैस की लाइन। लेकिन काजी साहब, आप नहीं समझते कि जब ये मंसूबा शुरू होता है ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है, ये सारी बातों को? यही मेरा सवाल है कि ये सारी चीज़ें तो पहले ही करने वाली होती है ना। 2 साल की डेडलाइन दी ही क्यों जाती है? अच्छा, आप मुझे इसके साथ साथ करीमाबाद, बिल्कुल इसके साथ साथ आप मुझे करीमाबाद अंडरपास का भी बताएं, उसके साथ क्या हुआ है? BRT रेड लाइन का तो चलने बताया मोनिस ने, वो उसका काम क्यों अधूरा है? करीमाबाद अंडरपास भी BRT की तरह एक भयानक ख्वाब बनता जा रहा है आवाम के लिए। उस पर
काम शुरू हुआ और बड़े एक्सपर्ट हमारे ये मोनिस काजी साहब मैं उस बताता पे- हूँ उसमें मैं असल में KDA ने ये मंसूबा बनाना शुरू किया था और इसका भी लगभग हाल वही है, लेकिन ये छोटा मंसूबा, जाहिर सी बात है 1.1 किलोमीटर का मंसूबा था। करीमाबाद आप भी जाती है, ख़वातीन की मार्केट है मेन, वहाँ पे ट्रैफिक जैम के मसाइल थे, वहाँ पे शुरू किया, शदीद है वहाँ ट्रैफिक शदीद मसाइल थे यकीनी तौर पे। उसी को केटर करने के लिए सिंध हुकूमत ने ये मंसूबा शुरू किया था 2023 में। एक साल में मुकम्मल होना था। यहाँ भी कहानी मुख्तलिफ नहीं है। 1 अरब 32 करोड़ रुपए इसकी इनिशियल कॉस्ट थी, अब 3 अरब 80 करोड़ रुपए कॉस्ट हो चुकी है किरण। 3 साल से जायद का वक्त हो चुका है। हम दोनों मिलके जरा इस पे खाली साहब ले लेते हैं ना, अब आप जी, जी, जी। बताएं हमें। ये तमाम चीज़ें जो इशू यकीनी तौर पे जब भी सामने आते हैं जब किसी भी शहर का एक जामे मुकम्मल मास्टर प्लान, बिल्कुल सही बात। अब तक तकरीबन 6 मास्टर प्लान, तकसीम से पहले 2 मास्टर प्लान 1922 में बना था जिस पे मुकम्मल अमल दरामद हुआ। और आज कराची की जो नज़र आ रही हैं आपको शहरें और ये तमाम उस प्लान के। फिर 1946 में बना था, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद फिर 51 में बना, फिर 74 में बना, फिर 2000 में बना, फिर 2007 में बना मास्टर प्लान, लेकिन आज तक मुकम्मल तो अमल। ये सवाल मैं आप दोनों से पूछूंगी, जब पुराने मास्टर प्लान पे काम नहीं होता तो ये नए मास्टर प्लान क्यों बन जाते हैं? मोनिस पहले आप बताएं, फिर मैं काजी। देखिए, लास्ट जो मास्टर प्लान था ना वो 2020 में था, मास्टर प्लान 2020, लेकिन उस पर भी जिस तरह माजी में मास्टर प्लान पे अमल दरामद नहीं हुआ। असल में कराची का जो सबसे बड़ा इशू है ना, जो आप अक्सर मेयर कराची से भी सुनती हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर से सुनती हैं, यहाँ पे इदारे इतने सारे हैं कि उनकी जो जुरिस्डिक्शन है, उनकी जो हुदूद हैं, आपस में उनका टकराव बहुत ज़्यादा हमें देखने में आता है। SBC अलग डोमेन में काम करता है, KD अलग डोमेन में काम करता है, तो होता ये मास्टर प्लान पे अमल दरामद हो नहीं पाता। इस वक्त कराची में जो गैर कानूनी तामीरात है उनका इतना बड़ा मसला है, कमर्शलाइजेशन हो रही है, हाई राइज हो रही है। आपको एक बहुत अहम नुकता, कच्ची आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, मुनज़्ज़म आबादी होने ने मोर देन 60% कराची जो है कच्ची आबादियों की तनाजुर में फैल रहा है। मुनज़्ज़म तरीके से आबादी बन नहीं रही है। शहर है, इतने बड़े तो मुल्क होते हैं। कराची, आपने बिल्कुल सही कहा, कराची एक मुल्कों के बराबर है, लेकिन कोई भी मुल्क को तरक्की याफ्ता उसकी पहचान उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके मास्टर प्लान पे। और अगर अभी ये तमाम मास्टर प्लान जो साथ के साथ थे वो मुकम्मल ही नहीं हुए थे कि 8वां मास्टर प्लान 2047 का आगाज़ हो चुका है। यही मैंने आपसे जी, सवाल किया उसका ना कि आगाज़ हो पुराने चुका नहीं होते, नए है, क्यों बन पुराने जाते नहीं हैं? बने। और इस पे ये कोई करोड़ों रुपए के नहीं बनता मास्टर प्लान, नहायत तवील अरसे के बाद अरबों रुपए का एक मास्टर प्लान बनता है। मैं मतलब मेरा ये मानना है बहैसियत सहाफ़ी, अगर किसी भी एक जामे मास्टर प्लान पे अमल दरामद मुकम्मल तौर पे हो जाए तो सिविक इशू जो है ख़ास तौर पे वो हल हो सकते हैं, क्योंकि मास्टर प्लान में हल ना हो काजी हसन साहब तो कम तो हो, मगर ये तौर पे अगर हल ना हो तो बिल्कुल तो कम हो सकते हैं। क्योंकि मुझे याद है 74 के मास्टर प्लान के मुताबिक हमारे शहर का सबसे पढ़ा लिखा जो ज़िला कहलाना है, नॉर्थ कराची की जो सड़कें, नॉर्थ नाज़ाबाद की जो जी। सड़कें जब बनी थी तो उस वक्त मजाक उड़ाया जाता था कि ये इतनी चौड़ी सड़कें, लेकिन वो आइंदा 50 साल का विजन रख के बनाएंगे। अच्छा, काजी साहब सीनियर मोस्ट हैं, आपसे कदर कलामी एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मास्टर प्लान का जिक्र किया। मुझे ये बताइएगा, चाहे गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट में ना होती भी सियासी जमातें हों, आपको कितनी संजीदा लगती हैं ये इनकी काविशें मास्टर प्लान पे अमल दरामद के लिए? देखें, इस हाथ से अगर बताएं तो कराची को इंतज़ाम चलाने वाले फादर ऑफ द सिटी मेयर कराची, आप मुझसे ज़्यादा जानते हो उसके उनके पास कितना रकबा है कराची का और कितनी सिविक सोसाइटी जो है, सिविक इदारे उनके अंडर में। कराची में तकरीबन 27 से ज़्यादा वफाकी इदारों की भी ज़मीन है। और मास्टर प्लान की नाकामी की एक बड़ी वजह में ये भी नज़र आती है कि आपस के इदारों में फुतकान, सियासी अमलदारी एक पेज पे नहीं है। अभी भी जो मास्टर प्लान 2000 जो नाज़िम कराची जो साबिक है मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुआ था, कराची स्ट्रेटेजिक प्लान जो है बड़ी लागत से बना था, वो कोर्ट में गए हुए हैं, अदालत में गए हुए हैं। अभी पिछले मास्टर प्लान का हुक्मनामा नहीं हुआ, उसका फैसला नहीं हुआ, तो नया मास्टर प्लान बन रहा है। दोनों मुझे मुख्तसरन बता दें, क्या लग रहा है आपको, जो मंसूबा भी मैंने जिक्र किया, BRT हो या वो जो अंडरपास है, कब तक मुकम्मल हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? अंडरपास की मैं अंडरपास की मैं बता देता हूँ, अभी उसका काम 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है करीमाबाद का। एक मसला वो भी इदारों की कोऑर्डिनेशन की वजह से सामने आया, वाटर बोर्ड की एक लाइन का मसला है, लेकिन हमारी बात हुई, उनका ये कहना है 10 से 12 दिन में वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो मई के शुरू में वो उम्मीद है कि अंडरपास पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और BRT के हवाले से भी मैं तो ज़ाहिर हमेशा अच्छी की उम्मीद रखता हूँ और मुझे अभी भी अच्छे की उम्मीद है। बेशक वक्त लग रहा है, ताख़ीर हो रही है, और ये इनकी हुकूमत की जो भी हो, इब्ने वक्त हुकूमत जो आपको लग रहा है नियर फ्यूचर होने वाला है जल्दी? बिल्कुल
नियर फ्यूचर में शायद हो भी जाए, ऐसा नहीं है। और कई ऐसी चीज़ें हैं, सड़कें, और ये मुझसे बेहतर जानते हैं मोनिस, जो पहले ख़राब थी वो बन भी गई हैं। लेकिन असल में कराची को ओन करना पड़ेगा। हम बिल्कुल, शहरी सबसे सियासतदान ओन करेंगे तो कराची बेहतर होगा, वरना फिर इसी बिल्कुल। तरह। और मैं काजी हसन साहब की बात को ही लेके आगे क्लोजिंग करूंगी कि ओन करना पड़ेगा कि कराची हमारा शहर है, तभी मसाइल ख़त्म ना हो तो कम से कम तो हो। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फ़िलहाल इतना ही। ओवर टू स्टूडियो। कराची की सूरत हाल के हवाले से किरण बात कर रही थी। अभी आपको बताएं कि हब केनाल गैर मयारी और नाकाम मंसूबा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर खान मंदोखेल अपने ही मेयर पर बरस पड़े। समा से गुफ्तगू में कहा कि अब तक बल्दिया टाउन वालों को इजाफी पानी नहीं मिला। हब केनाल बार बार टूटने पर कादिर मंदोखेल ने वजीर आला सिंध से इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, हब केनाल गैर मयारी या नाकाम मंसूबा, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अपने ही मेयर पर बरस पड़े। मोनस अहमद हमारे साथ मौजूद है। मोनस, बताइए इस हवाले से। देखिए, गर्मियों की आमद है और कराची में के लिए जो पानी की फराहमी का एक मंसूबा हब कैनाल के नाम से गुज़िश्ता बरस इफ्तिताह जिसका किया गया था, उसमें बहुत नकाइस सामने आते रहे हैं। लोगों को पानी जो है अब तक उससे मिल नहीं पा रहा है। अपोजिशन तो बहुत तनकीद कर ही रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो कि बल्दिया टाउन में NA-242 से उम्मीदवार भी थे, इंतहाई अहम और मुतहर्रिक रहनुमा कादिर मंदोखेल साहब, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। तो मैं तो सिर्फ इतनी सवाल कर रहा हूँ सिंध हुकूमत से, मेयर कराची से, कि आप इसकी इंक्वायरी तफ्तीश करा दें कि अगर ये नाकिस मटेरियल इस्तेमाल हुआ है या ठेकेदार की गफलत है या अफसरान की मिली भगत है, वजह क्या है। जो नहर टूट फूट का शिकार है और मिट्टी के ऊपर कंक्रीट बिछाया गया, तो ये तो छोटा मोटा इंजीनियर मैं भी हूँ, तो ये स्पेसिफिकेशन तो मुझे भी पता है कि कंक्रीट जो है ना वो बाकायदा सरिये की जाल में बिछाया जाता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इफ्तिताह की है और इस इफ्तिताह के वक्त तो बाकायदा उसको चलाया गया, लेकिन हमें तो वाटर बोर्ड ने ये भी बताया, KMC ने, कि जो पुराना जो लहन है 100 MGD का, उसको भी रिपेयर करके तो 200 MGD पानी हमें मिलेगा। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि 200 तो मिले ही नहीं है, पिछला वाला भी ख़त्म हो गया। सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बिलावल साहब की PS को व्हाट्सअप कर चुका हूँ। सारी जो चीज़ें हैं, लोगों के जो खदशात है या लोगों ने, और तस्वीरें वीडियो है। देखिए, बिल्कुल कादिर मंदोखेल साहब थे जो कि यकीनी तौर पे बराह रास्त ख़ुद भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि ये भी वहीं के रिहायशी हैं, उनके हल्के के अवाम हैं, उनका बहुत प्रेशर है और उनको यही कहना है कि ना सिर्फ ये जो पार्टी चेयरमैन हैं उन तक ये तमाम चीज़ें पहुँचाएँगे, बल्कि जो मेयर कराची हैं वज़ीर आला से, उनसे भी मुतालबा करते हैं कि इस मामले पर इंक्वायरी की जाए और हक़ाइक़ सामने लाए जाए। कादिर मंदोखेल का क्या कहना है ये तो आपने सुना है। मेयर इस हवाले से क्या कह रहे हैं ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि कादिर मंदोखेल को कोई चीज़ समझनी है तो हब केनाल आ जाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मशवरा, कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर से समझ लें क्या काम बेहतर है और क्या नहीं। कादिर मंदोखेल खुद देखें हब केनाल बहने या टूट जाने का प्रोपेगेंडा कितना दुरुस्त है। मैं मंदोखेल साहब को चाहूँगा, वकील हैं, कानून को समझते हैं, हमारे साथी हैं, उनको अगर कोई चीज़ समझनी है तो आ जाएं हब कनाल, देख लें, पहले कॉन्ट्रैक्टर से समझ लें कि क्या मेसनरी वर्क बेहतर होता है या स्टोन पिचिंग का काम बेहतर होता है आजकल के ज़माने में। एक बार ख़ुद देख लें कि क्या जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कनाल बह गई है, टूट गई है, वो दुरुस्त है नहीं है।